स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक जबरदस्त क्लास में जहां पर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, और सभी के जो है पेपर में यहां से आता है। और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 11th क्लास में आपको 4 वीडियोस ऑलरेडी दे चुके हैं और 4 वीडियोस के माध्यम से हमने आप लोगों को पर्सनली 1, 2 और 1.1, 1.2 और 1.3 के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और आगे फिर इसी चीज को आज कंप्लीट करेंगे 1.3 को। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें यहाँ पे 2-3 चीजें सीखनी पड़ेगी और अगर आप ये 2-3 चीजें सीख जाते हैं तो फिर क्वेश्चन तो आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में, तो इसको अभी आप समझ लेंगे। शायद लिखा हुआ आपको ना समझ आए, लेकिन अगर मैं आपको अभी थोड़ा समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर R जो है एक वास्तविक संख्या है। R क्या होता है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या आपने 10th क्लास में अगर पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं एक नंबर लाइन की, ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है? उसमें 0 होता है, -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस अनंत तक होती है भाई, है ना। माइनस के अनंत तक यहाँ पे इन्फिनाइट तक होती है, फिर ऐसे ही +2, 3, 4 और ये भी ऐसे चलेगा। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनमें आपको प्राइम, जिसमें आपको सारी माइनस वाली भी मिल जाएंगी, 0 भी मिल जाएगी, 1 भी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही अगर एक चीज और देखें तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूं 1 और 2 को, तो इन दोनों के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं अगर मैं केवल नंबर लाइन पे स्थित किन्हीं 2 नंबर के बीच, जैसे 1 और 2 का एग्जांपल लिया, केवल इन्हीं की बात करूं तो इनके अंदर अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, जैसे आपको 2 तक जाने के लिए पहले 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से चलना पड़ेगा 1.9 तक, फिर 2 आएगा। फिर अगर मैं 1.1 और 1.2 के बारे में बात करूं तो इनके बीच में ही 1.01 इस तरीके से, यानी बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे हो सकती हैं जिनको हम गिन भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम डायरेक्ट उस चीज पर आते हैं जिसके आधार पर हमें अपने प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है किस तरीके से। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहाँ A और B, इसका मतलब ये है, इस लाइन से आप क्या समझेंगे कि जब हम समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, तो A और बीच की मुझे संख्याएं निकालनी है जो कि क्या नहीं है, जो कि संभव नहीं है। लेकिन हम इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से चीजें बनाते हैं। 4 कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है और वो कंडीशन मैं आपको अभी समझा देता हूं। जैसे मुझे अगर इनका समुच्चय बनाना है, A और B के बीच की संख्याओं का, ठीक है, तो जब मैं इनका समुच्चय बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा। यानी अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, देखो आपको कहीं दिखा होगा, कहीं पे मैंने डार्क कर दिया है ना, कहीं पे इसको ऐसे खाली छोड़ दिया, तो अगर ये खाली छुटा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो हमारा समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में आपको 1 और 2 को नहीं लेना है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको समुच्चय में 1 और 2 को नहीं लेना है। ठीक है, बाकी उनके बीच की सारी संख्याओं को लेना है। उसके बाद आ जाओ सेकंड पे, सेकंड में फिर मैंने दोनों को डार्क कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपको 1 और 2 के बीच की संख्या लेनी है और साथ ही 1 और 2 को भी लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम थर्ड की बात करें, अगर इसका थर्ड समझने के लिए, कि जब हम समुच्चय बनाएंगे तो उसमें 1 को तो काउंट करेंगे लेकिन 2 को नहीं करेंगे और इनके बीच की सभी संख्याएं होंगी। फिर हम यहाँ आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, 1 को काउंट नहीं करेंगे लेकिन 2 को यहाँ काउंट करा जाएगा। उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको और मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ पाए तो मैंने जैसा कि अभी बोला था कि आपको फिर सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक चीज होती है विवर्त अंतराल। ठीक है, क्योंकि हम अंतराल की बात कर रहे हैं ना, इनके बीच का है ना, तो विवर्त अंतराल का जो साइन होता है इस तरीके का होता है भाई। ठीक है, इस तरीके से होता है, यानी A और B। यहाँ मैंने एग्जांपल 1 और 2 इस नंबर लाइन का लिया था, यहाँ पे मैंने A और B लिख लिया। सपोज करो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो जब इस तरीके की लाइन होगी तो मैंने आपको अभी बताया है, जब इस तरह से खाली आपको मिलेगा तो इस तरीके से आपका मतलब यह है कि दोनों समुच्चयों में नहीं है, यानी A और B जो है दोनों ही समुच्चय के अंदर नहीं है। वही बात मैंने अभी बताई थी। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? विवर्त अंतराल। इसके बाद आता है संवर्त अंतराल।
समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल का मतलब इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, है ना, इस कोष्टक में दिखाएंगे। तो फिर इसमें ए और बी का मतलब है दोनों ही समुच्चय के अंदर है। जैसा कि मैंने बताया था, जब खाली होगा तो इन्हें समुच्चय में काउंट नहीं करना है, लेकिन जब ये इस तरह से सर्किल को मैंने क्या कर दिया डार्क, तो इनको समुच्चय के अंदर काउंट करना है। उसके बाद ठीक है, इसका मैंने डायग्राम ये शायद बनाया नहीं, इसको इस तरह से दिखाना था मुझे, ए और बी यानी दोनों को इस तरह से डार्क करना था। ठीक है भाई, इस तरीके से करना था, और फिर इसको कोष्टक इस तरह का लगाना है। फिर आता है अर्धविवर्त। अर्धविवर्त, अर्धविवर्त का मतलब अंतराल का क्या मतलब है, इसमें दो पार्ट पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताए थे कि अगर मैंने इसको ए को डार्क करा है, इसको नहीं करा है, तो फिर आपको पता है डार्क वाले को हमें ऐसे बनाना है ना, और जो ये खाली है उनको कैसे बनाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक डार्क है भाई और एक ऐसे ही खाली छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो लेना है और बी नहीं लेना है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो इसका मतलब अब इसके लिए कौन सा है, ये वाला, और इसके डार्क वाले के लिए कौन सा है, ये वाला। तो इनको क्वेश्चंस में हम जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट ये याद करना है हमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है घात समुच्चय, तो घात समुच्चय को समझने के लिए मैंने पहले से लिख दिया। देखो जैसे ये है, समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वही बात मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो समुच्चय ए के जो उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय कल हमने डिस्कस किए थे, एक बार मैं अभी बता देता हूं, उनके संग्रह को ए का घात समुच्चय कहा जाता है। ए का क्या कहा जाता है, घात समुच्चय। जैसे अगर मैं बात करूं ए के उप समुच्चय कितने होंगे, तो ए के उप समुच्चय देखना आप, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक तो जो फाई है यानी रिक्त समुच्चय है, फाई वो उसका अपना समुच्चय होता ही होता है, किसी का भी उप समुच्चय फाई जरूर होता है, या इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे रिक्त स्थान में ऐसे लिख दो। तो एक तो ये होगा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद एक समुच्चय आपका होगा क्या, वन, है ना, एक वो स्वयं होता है, एक तो क्या होता है रिक्त समुच्चय होता है, एक वो स्वयं होता है, तो एक स्वयं लिख लो इसको, है ना, एक स्वयं लिख दो। उसके बाद इनको अलग अलग लिख लो, तो एक और फिर इसके बाद तीन, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, इसके उप समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके उप समुच्चय n है ना, अगर इसके उप समुच्चय n है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि इसके जो अवयव हैं, अवयव कितने हैं इसके भाई, दो है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, तो दो अवयव दो हैं, तो इसको लिख सकते हैं उप समुच्चय इसके जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n। कितने बनेंगे, 2 की पावर n, या फिर इसको 2 है ना इसके, तो n इसकी पावर यानी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 ही समुच्चय बन रहे हैं, एक तो एक इसे फाई लिख दो या इस तरह से लिख लो, और एक वो स्वयं, एक वो स्वयं, और एक ये एक अलग से, और एक ये दो अलग से, वो थोड़ा गलत लिखा गया था भाई। ठीक है, इस तरीके से 4 बनेंगे, एक, दो और ये अलग अलग। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी आगे और एग्जांपल से समझेंगे। तो यानी घात समुच्चय क्या होते हैं आप समझ गए, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का एक स्थान पर रखने पर, और वही ऊपर लिखा हुआ है समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को एक घात समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है भाई, यहां से समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मान लो ये है, ए बराबर मैंने ले लिया 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो अब इसके मुझे उप समुच्चय निकालने हैं, फिर उन उप समुच्चय को जब एक साथ संग्रह करूंगा तो वो उसका घात समुच्चय बन जाएगा। कैसे, ठीक है, फिलहाल क्या है, फिलहाल यहाँ पावर 3 है तो ये 8 हो जाएंगे, है ना। अगर मैं बात करूं बुक, चलो अभी बुक से छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, अभी पहले इसका एग्जांपल ही देख लो। तो ये हो गया इसका एग्जांपल में, अगर इसके उप समुच्चय की संख्या निकाल लो, तो मैं इसके उप समुच्चय निकाल रहा भाई, ए के उप समुच्चय निकाल रहा हूं मैं। कैसे, जैसे देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता है नंबर 1 पे तो यही आएगा जो खाली है, रिक्त है। ठीक है, और फिर नंबर 2 पे इसका क्या आएगा भाई, ये आएगा 1, 2, 3, एक वो स्वयं होगा, ये मैंने आपको बोला था। फिर उसके बाद इनको तीनों को अलग अलग रख लो। ठीक है, 1 अलग रहेगा, ठीक है, 2 अलग रहेगा, सही है, 3 अलग रहेगा, ये सब अलग रहेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 अभी तक हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, फिर तो नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ता मैं, तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। अब उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद फिर मैं 1 और 2 को एक साथ रखूंगा। ठीक है, फिर मैं 1 और 3 को एक साथ रखूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 2 और 3 को एक साथ रखूंगा।
अभी तो और कुछ नहीं बचा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से इसके कितने समुच्चय निकल गए भाई? 8। तो 8 उप समुच्चय हैं। तो अगर मुझे एक एक घात समुच्चय बनाने हैं, एक एक घात समुच्चय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से देख लो, ये 5 लिख लिया मैंने, है ना। फिर इसके बाद मैंने 1 2 3 ये लिख दिया, फिर इसके बाद 1 को लिख लिया ऐसे, फिर इसके बाद मैंने 2 को लिख लिया, है ना। फिर 3 को लिख लो इस तरीके से, है ना। फिर किसे लिख लो आप? 1 और 2 को लिख लो, सही है। इसके बाद आप लिख लो किसको? 1 और 3 को लिख लो, ठीक है। लास्ट देन आप क्या लिख लो? 2 और 3 को लिख लो, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके घात समुच्चय के रूप में है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। इसके बाद हम देखते हैं एक पॉइंट सार्वत्रिक समुच्चय। ये बहुत ही काम का पॉइंट है भाई, है ना। और इसका साइन याद रखना है, चिन्ह इसका इस तरीके से होता है, ये यू सब जो मैंने बना दिया ना ये, ठीक है। तो इसका चिन्ह जरूर याद रखना है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है वो समझ लो एक बार। जैसे मैं अगर इसको आपको लिखूं इन दोनों को, तो मैंने लिख दिया एक तीसरा समुच्चय इनसे बना रहा मैं, है ना। जैसे ए बी सी, है ना, सॉरी इस तरह से नहीं, इसको साथ लिख लो, फिर डी ई और एफ। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों को इससे बनाया जा सकता है, तो ये दोनों का क्या होगा भाई? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये है जिससे हम इसको बना सके, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गए 1.3 के। 4 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें समझाने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हैं, 2-3 पॉइंट, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में तो उन पॉइंट की शायद कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन आगे से जब क्वेश्चन देखोगे तो इनमें काफी जरूरत पड़ेगी, अभी उन्हीं के आधार पे ये होंगे। तो जैसे इसमें लिखा हो पी और ए के कितने अवयव हैं, जहां ए बराबर क्या है? 5 है, यानी ए बराबर रिक्त समुच्चय है। 5 का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय, यानी ए का जो मान है वो रिक्त है ना, रिक्त है, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ जरा, जब आप मान लो मैंने ऐसे लिखा कि P बराबर मान लो ए, मैं मान लू ये समुच्चय A है और इसमें कितना है? 1 और 2, इस तरीके से लिखा हुआ है अवयव। तो इसके अवयवों की संख्या मैं कैसे निकाल लूंगा? जितने इसके अंदर अवयव है तो 2 की पावर 2 कर दो तो 4 है, ठीक है। दूसरा मैं अगर बताऊं A बराबर मैं लेता हूं 1 2 3, है ना। अब मैं इसके अवयवों की संख्या अगर निकाल लूं तो 2 की पावर 1 2 3 कर दो भाई, तो कितने हैं? 8 हैं। अगर ऐसे ही 1 2 3 और 4 का एग्जांपल लूं तो फिर 2 की पावर 4 हो जाएगी, यानी अवयव कितने हैं? 16 हैं। तो इस तरीके से हम अवयवों की संख्या निकालते हैं। तो अब आप एक चीज समझो, ये तो चीज सीखी गई, अब आप एक चीज समझो, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये खाली है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, खाली है। तो खाली है तो उसका मतलब 2 की पावर मुझे 0 करना पड़ेगा, और 2 किसी की भी पावर 0 क्या होती है? किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है भाई, किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो इसका एक अवयव तो ये खाली वाला माना ही जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया भाई, इसका आंसर शायद यही होगा, है ना, यही है। अब आगे आओ आप, निम्न को अंतराल रूप में लिखना है। जबकि अभी मैं पढ़ा के आया था आपको 4 कंडीशन है ना, इस तरीके से डार्क करना है, डार्क नहीं करना है ना, एक को डार्क करना है ना, वो सारी कंडीशन आपको मैंने पढ़ा दी, वो आपको अच्छे से याद होगी। अब उसका प्रयोग हम यहाँ क्वेश्चन में करते हैं। तो इसको क्या करना है? अंतराल रूप में लिखना है, और अंतराल रूप में हम रियल नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है उसने x अवयव है और x क्या है? संबंधित है किससे? रियल नंबर, यानी x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो भाई -0 से लेके, मतलब वास्तविक संख्या तो माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, कहीं तक कोई भी हो सकती है, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। और उसने दिखाया है कि ये x जो है वो -4 से क्या है? बड़ा है, और -6 के और 6 के माइनस नहीं है, 6 के बराबर या उससे छोटा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर एक लाइन से दिखाऊं आपको इस तरीके से, तो आप खुद समझना कि x जो है मुझे -4 से लेना है। कहां से लेना है? -4 से, और कहां तक जाना है? +6 तक। बीच में 0 भी आया होगा भाई, है ना, बीच में 0 भी आया होगा, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से आया होगा, ठीक है, और -1 -2 -3 इस तरीके से आया होगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हमें ली हुई है। लेकिन मैंने आपको बोला एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज क्या याद रखनी है, जहां पर भी इस तरह का साइन होगा, जहां पर भी देखो जैसे ये छोटा और ये बड़े वाला साइन अगर होगा तो उसके लिए हम इस तरह के कोष्टक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के साइन है ना, इस तरह के साइन है, तो भाई इनके लिए ये वाले कोष्टक का साइन प्रयोग होगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि मुझे -4 ये बताओ लेना है या नहीं लेना है, उससे वो इससे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखा के आया होता हूँ, है ना। देखो
अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे इस तरीके से इसको अंतराल में बनाना है, ठीक है। तो एक को मैं कर रहा हूं डार्क और एक को मैं रहने देता हूं ऐसे ही। अब आप खुद बता सकते हैं कि जब मैं डार्क करता हूं तो उसको लेना होता है ना, और जब डार्क नहीं करते इस तरह से छोड़ देते हैं तो उसको लेना नहीं होता है। और इसके लिए कौन से वाला साइन है, ये वाला साइन है, और इसके लिए कौन से वाला साइन था, वो ये वाला साइन था, ठीक है। तो अब मुझे -4 को लेना नहीं है ना, तो इसको दिखाने के लिए कैसे दिखाया जाएगा, इसको ऐसे दिखाया जाएगा भाई, -4 इसको ऐसे करेंगे, है ना, और ये प्लस का 6 है तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर बुक से टैली करें तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आ जाता है, ठीक है भाई। इसका आंसर बिल्कुल सही है, मैंने देख लिया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ आया तो दूसरे क्वेश्चन से शायद समझ आ जाए, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लो। तो जब भी इस तरीके से होगा कि x से ये छोटा है तो उसके लिए ये वाला साइन लगाना है, जब छोटा या बड़ा या बराबर हो तो उसके लिए इस तरह का साइन है, मैंने आपको दिखा दिया। इन दोनों के लिए ये वाले साइन रहेंगे और इन दोनों के लिए छोटा बराबर बड़ा बराबर के लिए दोनों के लिए ये वाले साइन रहेंगे। यानी जब छोटे बड़े के साथ बराबर भी लग जाएगा तो उस समय ये वाले साइन रहेंगे, ठीक है भाई। तो अभी आप देख लो, इस तरीके से दिखाना था। अब इसको दूसरे क्वेश्चन को देखता हूं मैं। x और x एक रियल नंबर है जो कि होना ही चाहिए था, और -12 और से बड़ा है x और -10 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जब मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा इस तरीके से तो यहाँ पे होगा 0 भाई, इधर तो प्लस के हैं उनको हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कहीं -10 होगा, और इधर से जैसे ही हम इधर जाते हैं माइनस में तो बड़े वाली संख्या छोटी होती जाती है, तो यहाँ बीच में -11 रहा होगा, -12 रहा होगा, तो इस तरीके से दिया हुआ है मुझे, ठीक है। जबकि ये दोनों ही साइन क्या है, छोटे के हैं, ठीक है। यानी एक से x बड़ा है और एक से क्या है, छोटा है, तो यानी इससे तो बड़ा है, ठीक है, और इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ साइन केवल ये वाले हैं, तो ये वाले साइन है तो केवल ये वाली कंडीशन रहेगी हमारी, है ना, ये वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है। यानी मैंने बोला था आपको इस साइन के लिए भी ये कंडीशन है और इधर वाले साइन के लिए भी ये कंडीशन है, तो ये बड़े वाले का साइन है तो तब भी यही रहेगी। तो अब दोनों को मैं इनको डार्क बिल्कुल नहीं करूंगा, दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि डार्क मुझे कब करना था, जब इस तरह बराबर का साइन होता। जैसे इसके साथ बराबर का साइन था, ये डार्क किया था, इसके साथ नहीं था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैं दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि किसी के भी साथ बराबर का साइन नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां से जब मैं बनाऊंगा इसको तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस साइन के लिए हम ये वाला कोष्टक लगाते हैं और ये वाले साइन के लिए हम ये वाला कोष्टक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -12 और -10, ठीक है। आंसर जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड इसका देखते हैं। इसको चलो इधर ही रहने दो, है ना, इसको इधर से देख लो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब मैं करूंगा तो x एक रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा और बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। और x जो है 7 से छोटा है, तो इसका मतलब मैं 0 यहां से शुरू करता हूं और 1 2 3 4 5 6 और 7 तक गया, ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज बतानी, x 0 के बराबर और बड़ा है तो जहां जो सर्किल होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी ये जो x था ये इससे छोटा और बराबर था, छोटा या बराबर था, यानी वो भी लेना था, उससे छोटी संख्या लेनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डार्क किया था। तो जब ऐसा साइन आएगा तो आपको करना पड़ेगा ये डार्क। फिर ये कहां तक जाना है आपको, 7 तक, तो 7 पे जाकर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसको नहीं लेना है, इसका मतलब ये है कि इसको नहीं लेना है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आप देख लेना, अभी जो पॉइंट मैंने बताए थे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, ऐसे खाली छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि 7 को नहीं लेना है, और जब ऐसा लगाऊंगा तो ये लेना है। और इसके लिए कौन सा साइन हो भाई, ये वाला, और उसके लिए कौन सा साइन हो, ये वाला, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0, यानी उसके साथ ये वाला साइन लगेगा, यानी इसको हमें लेना है, ठीक है। और उसके साथ क्या लगेगा, साइन ये वाला, तो ये नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से 0 और 7 हमारा आंसर आ जाता है। अब थर्ड में देख लेते हैं, थोड़ा और सीखने को मिलेगा। x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ 3 दोनों प्लस के हैं, तो 0 इधर कहीं रहा होगा, तो 3 है ना, और 4 मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों के साथ बराबर का साइन भी है, छोटा बराबर बड़ा बराबर, है ना, इस तरीके, यानी इससे बड़ा और बराबर भी है, इससे छोटा और बराबर भी है, ठीक है। तो बराबर है तो वो तो लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से। तो दोनों को मुझे डार्क करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जिसके भी साथ नीचे बराबर का साइन है मुझे वो डार्क करना पड़ता है। 0 के साथ था ये करा, इसके साथ था ये किया, जिसके साथ नहीं था उसको नहीं किया भाई, ठीक है। और डार्क वाले के लिए आपको पता है कौन से साइन है, डार्क वालों के लिए साइन ये वाले हैं, है ना, और जिनको डार्क नहीं करना उनके लिए साइन ये वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे ये वाले साइन लगाने पड़ेंगे, 3 भी लेना है और 4 भी और ये वाले, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 देखते हैं हम भाई। देखो ये जो है 6 तो कर लिया था ना, ये 7 होना चाहिए था, ये क्वेश्चन नंबर होना चाहिए 7, ठीक है। तो ये 6 का क्या है भाई, अपोजिट है एकदम, है ना। इसमें देखना आप क्या है, इसमें है निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अभी हमने जो किया था वो समुच्चय निर्माण में थे, उससे अंतराल बनाए थे। अब यहाँ पे उसने अंतराल दे दिया और इनको समुच्चय निर्माण बनाना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अब इस तरीके से देखो, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के साइन के लिए हम कौन सा निशान लगाते हैं, ये वाला, और इस तरह के लिए लगाते हैं भाई ये वाला, ठीक है। या छोटा या बड़ा कह लो, जैसे x अगर यहाँ है तो ये बड़ा है और x अगर यहाँ है तो ये इससे मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा वाला है। तो अभी देख लो, अभी थोड़ा सा जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x, और x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। ये तो लिखना पड़ेगा ना, x अवयव कितने हैं x, और x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। और जहां पर क्या है, x जो है -3 से क्या है भाई, बड़ा है। x जो है -3 से बड़ा है और कहां तक है, 0 तक है, 0 तक है और 0 से छोटा है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -3 से बड़ा है x और 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। देखो जरा एक चीज समझना, यानी x यहाँ है और 0 यहाँ है, यहाँ -2 भी रहा होगा, -1 भी रहा होगा, तो x इन दोनों के बीच में है ना। और इसमें से हमें इसको नहीं लेना, इन दोनों को नहीं लेना, है ना। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अंतराल को समुच्चय रूप में लिख लिया भाई। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, x, और x क्या है, एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, और x जो है 6 से तो बड़ा और बराबर भी है, क्योंकि ये वाला साइन किसके लिए लगा रहे थे हम, जब भी बड़ा और बराबर हो रहा था ये वाला साइन लगा रहे थे ना, तो इस साइन के लिए भी तो अब बड़ा और बराबर करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। और कहां तक है, छोटा है और बराबर है किसके, 12 के। क्यों, क्योंकि ये भी देखो ये वाला साइन है, यहाँ पे दोनों पे ये नहीं था तो इसलिए मैंने दोनों पे केवल बड़ा और छोटे का साइन लगाया है, ये बराबर वाला नहीं लगाया। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया, ठीक। इसके बाद इसको देखते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो x, और x क्या है, एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, और x जो है बड़ा है किससे, 6 से, x जो है वो बड़ा है 6 से। केवल मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है, देखो है ना, ये वाला कोष्टक है तो केवल ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। अब और वो कहां तक जाना है, 12 तक, 12 तक। और मैंने यहाँ वाला साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखो इसके लिए ये वाला साइन लगता है, ठीक है। तो बड़ा, छोटा और बराबर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो x, और x रियल नंबर है ना, x क्या है, एक रियल नंबर है, और देखो साइन कौन से वाला है, ये वाला है। तो आप खुद लिख सकते हैं कि x जो है -23 से बड़ा और बराबर है, क्योंकि ये वाला साइन है, ठीक है। और उसके बाद इस पे ये वाला साइन है, तो आप कहोगे x केवल छोटा है किससे, 5 से, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। समुच्चय A बराबर 1 2 5 है ना। समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 1 2 और 5, बुक से देखना, 1 2 5, ठीक है। और इसमें 2 4 6 है, और 0 2 4 6 8 है, ठीक है। इस तरीके से 3 समुच्चय दिए हुए हैं और प्रदत्त हैं, और उसने कहा इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय आप लोगों को पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, ए में मान लो लिख दिया मैंने ए और 1 और 2 2 अवयव, और बी में मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4 अवयव, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि बी इसका सार्वत्रिक समुच्चय है या नहीं है। तो अगर बी के अंदर वो सारे अवयव हैं तो फिर ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। और उसके लिए साइन कौन सा होता है ना, वो यू वाला मैंने बताया था आपको। तो अभी आप देखना, इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, अब यहां से समझना। तो आप बताओ जरा, ए के सारे अवयव इसके अंदर हैं क्या, तो तुम कहोगे 1 भी है 2 भी है और 5 भी है, 1 भी है 2 भी है और 5 भी है। तो इसका मतलब ए के लिए तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, ए के लिए है, ठीक है। और आ जाओ बी के लिए, बी 2 है 4 है और 6 है, ठीक है। तो बी के लिए भी ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना, बी के लिए भी है। अब आ जाओ आप सी पे, तो सी में 0 2 उसमें 8 है जो कि इसके अंदर नहीं है, तो ये सी के लिए नहीं है भाई, ठीक है। सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय
नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये इसने बताया तीनों के लिए कौन सा है। ठीक है, तो ये ए और बी के लिए तो है, क्यों? क्योंकि ए के अवयव भी इसमें है और बी के अवयव भी है, लेकिन सी के लिए नहीं है, क्योंकि सी के अवयव इसके अंदर पूरे नहीं है, 8 है वहां पे, यहाँ पे 8 नहीं है। तो सेकंड देखते हैं 5। अब देखो ये तीनों के लिए नहीं है, तीनों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बताओ जरा। इसलिए नहीं है क्योंकि उसका एक भी अवयव इसमें नहीं है ना। अगर वहां होता कम से कम एक तो तब तो बात भी करते, एक भी अवयव नहीं है तो इसको तो कुछ नहीं करना। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको देखना, ए के सारे अवयव इसमें है क्या? तो आप कहोगे 1 है, 2 है और 5 है। ठीक है, ए के लिए तो है, ए के लिए भाई ये सार्थिक समुच्चय है। बी के लिए देखो, बी के लिए 2, 4 और 6 है, तो बी के लिए भी ये सार्थिक समुच्चय है। फिर सी के लिए देखो 0, 2, 4, 6, 8 सभी चीज है, तो सी के लिए भी है ना। तो इसका मतलब ये तीनों के लिए है ना, तीनों का सार्थिक समुच्चय है ना, तीनों का है भाई, ये तीनों का सार्थिक समुच्चय है। अब आ जाओ इस पे। अब इसमें देखना आप 1, 2 नहीं, यहां से शुरू करो ना। 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 तो है, तो ए के लिए तो है ना। 2, 4, 6, 2, 4, 6 है, तो बी के लिए भी है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। हाँ, उसमें क्या है? 0 है, इसमें 0 नहीं है भाई, है ना। उसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो सी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमने अपनी अपनी प्रश्नावली जो है 1.3 कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगली क्लास को लेकर आप लोगों के सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों को ये पूरी क्लास देखनी है और यहाँ तक अपना पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को वीडियो को, ये हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जरूर चाहिए, तभी क्लासें आगे जारी रह सकती हैं। मैथ्स बाय अश्वनी सर, है ना। ठीक है, मैथ्स बाय अश्वनी सर ये चैनल का नाम है। और जिस स्टूडेंट ने आज पहली बार ये क्लास देखी है, वो पहले सारी क्लासेस को देखे, तो फिर उसे ये भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय भाई।